थी वो इसमें आ जाएंगी सारी की सारी। क्या भाई पूजा पाठ कैसे करोगे, आपको मूर्ति प्रथा मान्य है नहीं है, क्या नहीं है, वो सारी की सारी बात किस में है, 25 में है। आर्टिकल नंबर 26 बोलता है कि आप धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हो। धार्मिक संस्थाएं क्या कर सकते हो रे, स्थापित कर सकते हो। स्थापित ही नहीं, इनको प्रबंधन, इनका मैनेजमेंट भी कर सकते हो आप। इनको जिस रूप में आप चलाना चाहो कि हमारे ये रूल रेगुलेशन होंगे, जैसा चाहो वैसा क्या कर सकते हो, कर सकते हो। इन संस्थानों के माध्यम से आप पूरे देश में कहीं भी अपने धार्मिक कार्यक्रम स्थापित कर सकते हो, धार्मिक कार्यक्रम चला सकते हो। अब देखो, ये व्यक्तिगत है, यहाँ सारी किसकी बात है, धर्म की बात है। किसके लिए, एक व्यक्ति के लिए कि एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। यहाँ उस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई संस्थाओं की बात है। तो आपका यदि कोई थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन बना दे कि व्यक्तिगत धर्म की बात किस में की गई, तो आर्टिकल नंबर 25 में। और धार्मिक को धर्म को संस्थानों के हिसाब से चलाने की बात किस में की गई है, आर्टिकल नंबर 26 में। अब आता है आर्टिकल नंबर 27 और 28। आर्टिकल नंबर 27 आता है कि सरकार कोई भी ऐसा टैक्स इंपोज नहीं करेगी किसी एक धर्म को चलाने के लिए। ध्यान रखना, टैक्स लगा सकती है सरकार, लेकिन किसी एक सिंगल धर्म को चलाने के लिए सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने मान लो 10% टैक्स लगाया किसी राशि के ऊपर और वो राशि किसी एक इंडिविजुअल धर्म के ऊपर खर्च हो रही हो। ये मान्यता अपना भारत का संविधान नहीं देता है कि किसी एक धर्म को विशेष को ऊपर उठाने के लिए, नीचे गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप किसी प्रकार का कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकते हो। ये आर्टिकल नंबर 27 बोलता है। आर्टिकल नंबर 28 बोलता है धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा, ठीक है। अब देखो, इसकी मैंने कल बात की थी कि जो सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल होती हैं वहां तो आप धर्म की शिक्षा दे ही नहीं सकते, सीधी बात है, ठीक है। लेकिन जो निजी संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें जिस जो संस्था का मालिक है वो जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से धार्मिक शिक्षा दे सकता है। लेकिन देखो, जैसे मान लो अगलों ने कह दिया कि हम कल रामायण करवाएंगे रे, क्या करवाएंगे, रामायण करवाएंगे, ठीक है, तो सभी को आना अनिवार्य है। तो मान लो किसी अन्य धर्म के, जैसे मान लो मुस्लिम धर्म के लोग नहीं आए, जो बच्चे थे वो नहीं आए, और सरकार तो स्कूल बाध्य नहीं कर सकती इनको आने के लिए कि आपको आना ही है। ये उनकी स्वतंत्रता है कि वो आए या ना आए, क्योंकि दूसरे धर्म की बात चल रही है ना यहाँ, इसलिए। तो वो धार्मिक शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको स्कूल आना है या नहीं आना। यहाँ इस 28 में अपने राज्य में कितने टाइप के स्कूल हो सकते हैं उनकी परिभाषाएं भी दी गई हैं। स्कूल कौन कौन से हो सकते हैं रे। पहली स्कूल कौन सी होती है, सरकारी, जिसे पूरी तरीके से कौन चलाता है, राज्य, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, निजी संस्था, इसे कौन चलाता है, कोई ना कोई व्यक्ति या कोई संस्था चलाती है, जो पूरी तरीके से क्या होती है, प्राइवेट होती है। इस पे डायरेक्ट सरकार का कोई रोल नहीं होता, इनडायरेक्ट रोल होते हैं हमेशा की हमेशा। कैसे होते हैं अरे, इनडायरेक्ट, ठीक है। कोई रूल माने ना माने इनकी मर्जी है। तीसरी कौन सी होती है, कोई ट्रस्ट चलाए, तीसरी कौन सी होती है रे, किसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो। और चौथी कौन सी होती है, जो सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, यानी कुछ हिस्सा प्राइवेट और कुछ हिस्सा क्या है उनका, गवर्नमेंट हो। तो वो इससे किस में आती हैं, चार टाइप की स्कूलें किस में बताई गई हैं, आपके आर्टिकल नंबर 28 में। तो ये आपका 25, 26, 27, 28। कल अपन ने 25 तक लिख लिया था, 26 से लिखना शुरू करो। ये नोट लिख लिए थे आप लोगों ने, लास्ट वाले पक्के लिख लिए, ठीक। आर्टिकल नंबर 26 लिखो। देखो आर्टिकल नंबर 26 वो ये धार्मिक संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार, उन्हें मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा का सारा अधिकार आपके पास रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम को, कर्मों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यक्रमों का प्रबंधन करने का अधिकार, धार्मिक उद्देश्य के लिए चल व अचल संपत्ति का अर्जित करना। एक चीज ध्यान रखना रे, एक चीज आपको, एक चीज बताऊं आपको, यदि आप कोई मंदिर में 2 करोड़ रुपए दान करते हो तो ये टैक्स फ्री हो जाता है, ये चीज ध्यान रख लेना। धार्मिक संस्थानों में दान किया हुआ टैक्स फ्री होता है, ट्रस्ट में डाला हुआ पैसा टैक्स फ्री होता है,
इसीलिए लोग ट्रस्ट बनाते हैं। आपको जितने करोड़पति आदमी है सबकी ट्रस्ट मिल जाएंगे, सबकी। क्योंकि ट्रस्ट के पास जो फंडिंग गई है ना रे, ठीक है, इस फंडिंग का पैसा टैक्स फ्री होता है। हाँ, ट्रस्ट के जरिए वाइट हो सकता है, लेकिन उसके लिए माइंड चलना चाहिए। क्योंकि बताऊं क्या, इसकी ऑडिट नहीं होती है, मेनली नहीं होती है, लेकिन सरकार चाहे तो ऑडिट करवा सकती है। जिस दिन ऑडिट हुई ना, उस दिन आपके पास लेन देन का एक्चुअल डेटा होना चाहिए कि कैसे आया था। करते हैं लोग, ट्रस्ट ट्रस्ट के द्वारा बहुत करते हैं। ब्लैक को व्हाइट करने के दो ही तरीके हैं, दान कर दो, दान करके मंदिर से उधार ले लो, ठीक है, और ट्रस्ट के द्वारा कर दो, स्कूल के द्वारा कर दो, कोचिंगों के द्वारा कर दो। आप जयपुर में देखते हैं बहुत सी कोचिंग ऐसी हैं जहां बैच दो तीन बच्चे आते हैं, लेकिन फिर भी दिखावे में बहुत है। तो ऐसी संस्थाएं बहुत है। ब्लैक को व्हाइट करने का जरिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाँ, जो भी आपको मैं बात बता रहा था कि अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय, हाँ संप्रदाय और या उसके अनुभागों का अधिकार प्रदान करता है कि आप धार्मिक संस्थाएं बना सकते हो, ठीक है, कोई सरकार की अनुमति लेने की जरूरत आपको नहीं होती है। इसी कारण देखो ये आजकल ज्यादा होते हैं ना, बोले यहाँ मंदिर बना देंगे, फलान बना देंगे, ढिमकान बना देंगे, ये अनुच्छेद 26 का प्रयोग कर रहे हैं वो लोग। कब्जा नहीं करते, उन्हें दान दे दी जाती है। वक्फ बोर्ड के पास जमीन, दान की हुई जमीनें हैं, बस दान की हुई जमीनें हैं। सबसे बड़ी बात है उनका डेटा नहीं है, वो दान किसने की है वो डेटा नहीं है, ठीक है। तो यदि डेटा नहीं मिलेगा तो सरकार खोस लेगी। आर्मी के बाद में सेकंड नंबर पे जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। हाँ, ऐसा कुछ हुआ तो है, अभी हुआ है ना अपने यहाँ जयपुर में हो रहा, जोधपुर में हो रहा, दो तीन जगह चल रहा है आजकल। जो क्या नाम अतिक्रमण नहीं किए हुए हैं, उनके सुप्रीम हाई कोर्ट के निर्देश के द्वारा आज शायद वापिस 50 घर टूटेंगे। और हाँ, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर तीन जगह चल रहा है एक साथ। भरतपुर में चल रहा है, एक दो घर टूटे हैं भरतपुर में भी। यहाँ जयपुर में तो 80 टूटे हैं। आज कितने टूटते हैं वो देखने वाली बात है। हैं, पूरा घर तहस नहस। यहाँ ऐसे वो रोड प्लेन नहीं होती कि कुछ था ही नहीं, एकदम प्लेन हाईवे तैयार है। हैं? हाँ, डामर डाल रहे हैं तुरंत ही तुरंत, पूरा एकदम हाईवे तैयार हो रहा है। लिखो रे, लिखो, जल्दी लिखो, बात करते हुए लिख लिया करो। लिख लिया रे। ये आर्टिकल नंबर 27 और 28। राज्य किसी धर्म विशेष के विकास हेतु कर नहीं लगा सकता। ये देखो रे, वो कर नहीं है। आप लिखोगे कर, कर यानी कोई कार्य भी होता है। ये कर यहाँ क्या है, टैक्स। ये टैक्स है, यहाँ ध्यान रखना, इसका कोष्टक में लिखना है टैक्स। राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान व रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। जैसे सरकार जो टैक्स लेती है ना अभी अपने से, उसका कोई भी हिस्सा सरकार किसी धार्मिक कार्य में इम्पोज नहीं कर सकती।
लिख दिया। देखो रे, कई राज्य के राज्य धर्म विशेष के लिए स्कूल स्थापित करते हैं, जैसे मदरसे। ठीक है, इनको कई स्टेटों में पेमेंट है ना स्टेट के द्वारा जाता है। ठीक है, जैसे दिल्ली ले लो आप, दिल्ली का जो पेमेंट है ना वो स्टेट के द्वारा जाता है। तो स्थापित की गई संस्था में आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। आर्टिकल नंबर 28 के अनुसार 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थानें होती हैं, स्कूलें होती हैं। ऐसी संस्था जिनका पूरी तरह रखरखाव कौन करता हो? राज्य करता हो। अर्थात कौन सी स्कूल है रे ये? सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है। ऐसी संस्था जिनका प्रशासन राज्य करता हो लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हुई हो, ये है ट्रस्ट। ये कौन सी स्कूल है रे? ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं निजी, प्राइवेट। ठीक है, और ऐसी संस्था जो राज्य के द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हो। समझ गए आप बात? मैंने एक बात ये कल आपको बताई थी कि आपने ऐसी स्कूलें देखी होंगी अपने गांव में, प्राइवेट स्कूलें, जहां 3 से 4 टीचर राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे हो, जिनका पेमेंट राज्य सरकार के द्वारा आ रहा हो। ठीक है, तो ये संस्थाएं कौन सी होती हैं? सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट। ये 4 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, लिख दो। वो लगा सकते हैं, वो इनडायरेक्ट लगते हैं। जैसे फीस के लगाती है लेकिन मानते कहाँ है? फीस के लगाती है ना, लेकिन फीस के मानते कहाँ है? फीस के कभी कम इम्पोज माने ही नहीं जाते। आजकल तो ये स्कूल स्थापित होना बहुत रेयर केस में हो गई कि सरकार वित्त सहायता देती नहीं है हर किसी को आजकल। फिर भी शायद एक दो स्कूल तो मिल जाएंगे। एक तो मैं जानता हूँ, नीम का थाना की साइड चलती है एक स्कूल सिरोही गांव में, जिसके 4 टीचरों की परमानेंट सैलरी सरकार के द्वारा आती है। नहीं, वो सरकारी नहीं होते, उन्हें अपॉइंट तो मैनेजमेंट ही करता है। मैनेजमेंट ही नाम डालेगा कि किसकी पेमेंट आनी है और किसकी नहीं आनी। हाँ, कुछ इंक्रीमेंट आता है उनमें। वो सेम ही है, सरकार जब चाहे तब हटा सकती है। हाँ, लेकिन गहलोत सरकार एक प्रोविजन करके गई है कि यदि कोई संविदा कर्मचारी 7 साल तक कार्य कर लेता है कंटिन्यू, तो उसको हटा नहीं सकते आप। वो परमानेंट हो जाएगा, लेकिन उस वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को महंगाई भत्ते, डीए फीए बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, अपनी सैलरी के ऊपर। इनको नहीं मिलेंगे वो।
ऐसे तो राजस्थान सरकार प्रोबेशन पीरियड 1 साल करने की कोशिश कर रही थी, बिल नहीं ला पाई। अब तो क्या पता कब होगा। आप उस स्टेट में रहते हो जहां प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। लोग ऐसे स्टेट भी हैं गुजरात जैसे जहां प्रोबेशन पीरियड 5-5 साल का है। प्रोबेशन पीरियड का अर्थ होता है कि एक गलती से रेड लाइन आ गई ना पूरे कैरियर में, प्रोबेशन पीरियड वाले में, आप सरकार हटा देगी आपको। आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी, सरकार आपको हटा देगी प्रोबेशन पीरियड में। कल आपने यदि पढ़ा हो तो 12 का एक केस हुआ था। यदि आप न्यूज पढ़ते हो तो 12 का परसों, कल नहीं परसों एक केस हुआ है, बेहतरीन केस था। एक दंपति थी, दोनों जॉब किया करते थे, गवर्नमेंट टीचर हैं दोनों के दोनों। इन्होंने क्या किया, 2017 की बात है जब गहलोत सरकार हुआ करती थी, अपने जगह डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए इन्होंने स्कूल में पढ़ाने के लिए 10-10 हजार रुपए के ऊपर दोनों ने। और दोनों गुलछरे करते थे, बढ़िया घूमते थे, बढ़िया। ऐसे भी नहीं है, एज्ड आदमी है, पूरे एज्ड आदमी है ये, ठीक है। इनकी पूरी नौकरी होने वाली है कंप्लीट। 2017 में जब ये पकड़े जाते हैं तो गहलोत सरकार इनको माफीनामा मांगते हैं और गहलोत सरकार माफ कर देती है, बोले ठीक है रहने दो। लेकिन विभागीय कार्रवाई चलती रहती है, कभी विभागीय कार्य हटती नहीं है, ध्यान रखना। यदि किसी कैरियर में रेड लाइन आ गई ना तो आप उसको हटा नहीं सकते, माफी मिल सकती है आपको लेकिन हटा नहीं सकते। अभी भजनलाल सरकार ने उन दोनों को टर्मिनेट कर दिया है और 9 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली के नोटिस दे दिए हैं। अब तक उन्होंने इतनी सैलरी उठा ली है दोनों ने, बोलो 9 करोड़ 80 लाख दे दो, तो अब उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। तो आने वाले दिनों में ऐसे कानून लगेंगे कि नौकरी ऐसे तो हटेंगी नहीं, तो इस तरीके से हटाई जाएंगी। तो ध्यान रखना, बचाओ जब नौकरी लग जाओ तो। लिख दिया यहां तक। आप दोनों बहुत धीरे लगते हो, स्पीड बढ़ाओ हाथ की। रफ कॉपी में लिखा करो, यहाँ फेर में मत लिखा करो। रफ कॉपी में ऐसे लिखा करो, मकोड़ा होता है ना मकोड़ा, उसको इंक में डिबोया और छोड़ दो तो वो अपने हिसाब से लिख देता है, तो वैसे लिखा करो। अब आपका जो मूल अधिकार है, कायदे से जो आपको इंडिविजुअल जो व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं उनमें लास्ट अधिकार बचा हुआ है आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। जो लास्ट वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो इनकी रक्षा करता है, वो अपने लिए कोई इंडिविजुअल अधिकार नहीं है, वो इनकी सबकी रक्षा करेगा, ठीक है। तो लास्ट अधिकार बचता है अपना शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 से 30। अब देखो रे, यहां से आपके एसएससी सीजीएल में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रख से समझ लेना। अभी यहाँ 2 शब्द चलेंगे एक साथ, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, और दोनों की परिभाषाएं मैं अभी यहाँ डिफाइन कर दूंगा। तो आपको समझना है कि माइनॉरिटी में कौन तो आएंगे और कौन नहीं आएंगे, ठीक है। 29 नंबर देखो कहता है कि कोई भी व्यक्ति या समुदाय, ध्यान रखना व्यक्ति और समुदाय दोनों को साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है या कोई समुदाय है जिसकी संस्कृति अलग है, कल्चर पूरा अलग है उसका, ठीक है, या वो जो बोली बोलते हैं वो बोली अलग है, या जो भाषा बोलते हैं वो भाषा अलग है। बोली और भाषा में कोई फर्क है ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक। बोली और भाषा, इसके साथ लिपि, लिपि यानी लिखने वाली जो विधि, अपन कैसे लिखते हैं, इस साइड से लिखते हैं इस साइड से लिखते हैं, अपने व्याकरण है कि नहीं है, क्या है क्या, जो ये चीजें, इन चीजों का वो बचाव कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। अरे ये आपको अधिकार मिलता है कि आप जिस संस्कृति से बिलोंग करते हो, जो आप बोली बोलते हो, जो आप लैंग्वेज लिखते हो, ठीक है, जो आपकी लिपि है, ठीक है, इनको यदि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपको जिस लिपि में उचित लगे, जिस लैंग्वेज में उचित लगे, आप उन्हें क्या कर सकते हो रे, प्रोटेक्ट कर सकते हो, लिख सकते हो कि हाँ ये हमारे क्या है रे, पूर्वजों की जो बनाई गई लिपियां हैं, ये हमारा कल्चर रहा है। आपको लगता हो कि आने वाली पीढ़ी ऐसी आ गई है कि जो कल्चर को नहीं ले जा पाएंगे आगे, और आप चाहते हो कि आने वाले लोग पढ़े कि हाँ देश में ऐसा कल्चर हुआ करता था, ठीक है। तो अब भाई अपन जो पहले वाला कल्चर पढ़ते हैं, किसी का लिखा हुआ ही तो पढ़ते हैं, ठीक है। आज मान लो कुछ कल्चर नए आए हैं, ठीक है, अब अपनी पीढ़ियां कैसे आ रही है वो अपने को ही पता है, सही है गलत है।
तो लोगों को लगता है कि नहीं, अपनी अपनी जो कल्चर है, जो भाषा है, जो लैंग्वेज, जो लिपि है, इनको संरक्षण करना चाहिए, इनका प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो आप अपना अधिकार 29 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 29 का प्रयोग करके क्या कर सकते हो, उनका संरक्षण कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जिस भाषा में उचित लगे उस भाषा में करो, जिस लिपि में उचित लगे उस लिपि में करो। ठीक, अब देखो रे, ये है समुदाय का अधिकार। ठीक है, ये एक साथ सबको दिया हुआ है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं दिया गया। अगला एक प्रोविजन इसी में और है कि जो ऐसी संस्थान, ध्यान रखना मैं संस्थान की बात कर रहा हूं, ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसी संस्थान जिनको राज्य सरकार चलाती हो। अब यहां राज्य सरकार का अर्थ क्या है रे, पूरा भारत देश। यहां राज्य सरकार का अर्थ क्या है, पूरा भारत देश, अकेले राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको एक दिन कल भी बात की थी क्लास में कि आर्टिकल नंबर 12 को छोड़कर मैं जहां राज्य बोलूं वहां क्या हो जाएगा, भारत सरकार, पूरा भारत देश शामिल होगा। तो ऐसी संस्थान जिसको राज्य सरकार वित्त पोषित करती है, अर्थात पेमेंट देती है, वो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें किसी व्यक्ति को, आप किसी भी पर्सन को इन आधार पे ये नहीं कह सकते कि आप इसके अंदर नहीं आ सकते या अपना काम करवा नहीं सकते। आधार वही हैं 5, बोलो, अरे वो 5 आधार बोलो जिनके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, मूल वंश, और कौन सी रह गई रे, लिंग, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस। ठीक है, आप जो आपका मूल वंश होता है उसके और जो आपका जेंडर होते हैं, उन आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को, किसी ऐसी संस्था, ध्यान रखना मैं गवर्नमेंट संस्था बोल रहा हूं, निजी संस्था में सरकार अगला चाहे तो आपको एंट्री दे और ना चाहे तो नहीं दे, वो उसका पर्सनल अधिकार है। ठीक है, यहां मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं जो राज्य सरकार जो संस्थाएं चलाती है उनकी। अब ध्यान रखना रे, तुम्हारे दिमाग में एक बात आओ मेरे को सोच के, संस्था के नाम से आ क्या रहा है खोपड़ी में, आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है कि सर संस्था में कौन कौन शामिल हो जाएंगे। क्या हो गया, जी बांटे खा गया, बोली नहीं आ रही बार। संस्था में आप किन किन को शामिल करते हो जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, जितने भी सरकारी निकाय हैं। ध्यान रखना, ऐसा मत सोच लेना कि संस्था यानी गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज ना, जितने भी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, नगर निगम, किसी भी प्रकार का कलेक्ट्रेट का ऑफिस, पुलिस के ऑफिस, ऐसे जितने भी हैं जो राज्य सरकार के द्वारा क्या कहते हैं, चलाए जाते हैं, वो सारे के सारे इस संस्था में शामिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो संस्था में अभी जो पढ़ा रहा था निजी संस्था और सरकारी संस्था वो अकेली वही है ना, सारे के सारे निकाय, जितनी भी बॉडीज है जो सरकार के द्वारा डायरेक्ट चलाई जाती हैं, वो सारे के सारे यहाँ क्या हो जाएंगे रे, आपके शामिल हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना, अल्पसंख्यक की, हाँ एक एक लाइन रह गई, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। होता क्या है, यहाँ है ना, यहाँ एक शब्द आता है बार बार, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। अब देखो हुआ क्या, इसका बार बार विरोध होने लग गया। ये होने लग गया कि ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, जो माइनॉरिटी में जो लोग रहते हैं उन्हीं के लिए है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने फिर अल्पसंख्यक की परिभाषा दी और ये कहा कि पहली बात तो आर्टिकल नंबर 29 माइनॉरिटी के लिए नहीं है, जो व्यक्ति बहुसंख्यक होते हैं ना, ज्यादा तरीके से निवास करते हैं, ज्यादा संख्या में है, उनके लिए भी ये अधिकार है, वो अपनी संस्कृति, बोली, भाषा, लिपियों का कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई व्यक्ति यहां अल्पसंख्यक है, जरूरी नहीं है वो दूसरी जगह अल्पसंख्यक हो। यह परिभाषा पहली बार यहां डिफाइन की गई थी। और जो आपका मैंने एक क्वेश्चन करवाया था एक दिन एग्जाम में, और लास्ट स्लाइड में वो क्वेश्चन दोबारा आएगा कि कोई व्यक्ति हिंदी परिभाषी का लोग है या तेलुगु भाषा का लोग है और वो केरल चला गया। कहां चला गया रे, केरल। केरल में कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम। ठीक है, अब तेलुगु भाषा वाला वहां अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में आ गया है, क्योंकि उसकी संख्या क्या है वहां पे, कम है, तो वो वहां माइनॉरिटी में है। तो वहां वो यदि अपनी माइनॉरिटी संस्था खोलना चाहता है तो उसको सरकार मना नहीं कर सकती है। उसके पास कौन सा अधिकार है, आर्टिकल नंबर 29 से अधिकार है। और आर्टिकल नंबर 30, इसमें यदि कोई अल्पसंख्यक हैं जिनके तहत उन्हें अपने शिक्षा संस्थान स्थापित करने हैं,
ध्यान रखना, मैं क्या बात बोल रहा हूं इसमें। कोई भी अल्पसंख्यक हैं जिन्हें अपने शिक्षा संस्थान स्थापित करने हैं, सांस्कृतिक संस्थान स्थापित करने हैं, वो कर सकते हैं। और उनका संचालन भी वो क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। सरकार का उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होगा। ये अधिकार 30 है आपका, जो सुरक्षित करता है कि कोई माइनॉरिटी जो लोग हैं। अब ध्यान रखना, जैसे अपन हिंदी परिभाषी लोग हैं, यहाँ अपन बहुसंख्यक में आते हैं, लेकिन यहाँ से उठ के अपन तमिलनाडु कर्नाटक इस साइड चले गए तो वहां अपन किस में आने लग जाएंगे, मेरे माइनॉरिटी में आने लग जाएंगे। और वहां जाके आप चाहते हो कि मैं एक संस्था स्थापित करूं जिससे लोगों को हिंदी का ज्ञान दे पाऊं कि हिंदी क्या भाषा है, हिंदी की व्याकरण क्या है, हिंदी की ग्रामर क्या है, मैं उनको बता पाऊं, तो आप वहां सरकार आपको मना नहीं कर सकती कि हम आपको यहाँ संस्था स्थापित नहीं करने देंगे। आपका अधिकार कौन सा आ जाएगा वहां, आर्टिकल नंबर 30 आपको मूल अधिकार देता है कि आप जहां भी माइनॉरिटी में आते हैं वहां अपनी संस्था स्थापित कर सकते हैं, अपनी शिक्षा संस्कृति जो भी आपके कल्चर है उसका ज्ञान लोगों को दे सकते हैं। यह आपके आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो व्यक्तिगत तौर पे या किसी समुदाय को मिले हुए हैं। अगला आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। 31 आज के दिन अपने पास एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। उसको कहां जोड़ दिया गया है, 300 कै में जोड़ दिया गया है। वो पहले यहाँ एग्जिस्ट करता था। एक दो प्रोविजन उसके आज भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 31A करता है, उनकी बात अपन बाद में करते हैं। पहले लिखो, शिक्षा व संस्कृति से संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो माइनॉरिटी में आते हैं उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनके प्रोटेक्शन दी गई है। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति, बोली, भाषा, लिपि का संरक्षण करने का अधिकार है। ये समूह के लिए दिया गया है। और अगला, राज्य द्वारा वित्त पोषित जिनको फाइनेंशियल सरकार देती है, उन संस्थानों में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश वंचित नहीं किया जाएगा। एक बात आप सोच के देख लेना रे, कि जो संविधान लिखने वाले थे वो कितने समझदार थे और भारत का पहला भारत कैसा था। यदि उनमें ऐसा होता था ना, तभी ये अधिकार आपको दिए गए हैं, यहाँ पे इतनी बातें लिखी गई हैं इसमें। भाग नंबर 3 का दूसरा नाम क्या है रे, क्यों कहते हैं मेगना कार्टा इसको? है, मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं इसको? इंग्लैंड के कौन से राजा? किंग जॉन। किंग जॉन सन 1215। 1215 में पहला आधिकारिक लेटर, पहला ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था, जिसमें व्यक्ति के मूल अधिकारों के फंडामेंटल राइट्स का लिखित अवशेष मिलता है। इसी कारण इस भाग नंबर 3 को क्या कहते हैं अपन, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या हो गया? तुम वो पहली दूसरी वाले तरह कहते हो रे।
लिख दिया। देखो रे, धार्मिक जो अल्पसंख्यक होते हैं रे, भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, दोनों को सुरक्षा दी गई है इसमें। ऐसा नहीं है कि रिलीजन के आधार पर दी गई हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग संबंध का अर्थ है अल्पसंख्यक हो है बहुसंख्यक दोनों से है। ध्यान रखना, पहली बार ये डिफाइन करना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट को आके कि यहाँ इस भाग में जो अल्पसंख्यक या जो नागरिक लिखे हुए हैं उनका अर्थ क्या है। तो इसने क्या कहा कि इस अनुभाग जो शब्द का अर्थ है वो क्या है, अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों मानना है आपको, ना कि एक मानना है। तो दोनों प्रोविजन साथ में और लिख दो। दो बातें दिमाग में डाल लेना, लिखनी तो नहीं है। यदि संविधान का कोई शब्द किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सरकार को समझ में नहीं आया और किसी को समझ में नहीं आया, तो उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। ये चीज ध्यान में रखना। दूसरी बात, यदि हिंदी अनुवाद गलत हो गया है, ठीक है, हिंदी अनुवाद से अर्थ दूसरा आ रहा है और जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उससे अर्थ दूसरा आ रहा है, तो इसका करेक्शन राष्ट्रपति करता है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मान लो हिंदी अनुवाद किया गया है, किसी एक लाइन का अर्थ दूसरा आ रहा है हिंदी में, और इंग्लिश पढ़ते हैं तो अर्थ दूसरा आ रहा है, ठीक है, दोनों में कंट्रोवर्सी हो गई है ना, तो इसका सॉल्यूशन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन यदि किसी शब्द की व्याख्या करनी है कि ये शब्द यहाँ इसका अर्थ क्या है, तो वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। संविधान का जो संरक्षक है ना, जो उसको बना के रखेगा, जो उसके ऊपर बैठा है कि हाँ मैं संविधान को खाने नहीं दूंगा किसी व्यक्ति को, वो है सुप्रीम कोर्ट। लिख दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह केवल अल्पसंख्यकों के मामले ही नहीं है। जो अभी आप पढ़ के आए हो ना ऊपर वाला आर्टिकल नंबर 29, ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। ये लोग ये कहने लग गए थे कि ये केवल अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी में आते हैं उन्हीं के लिए लागू है, ये मेजोरिटी वालों के लागू नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि इसमें नागरिक लिखा हुआ शब्द है, इंडिविजुअल क्या लिखा हुआ है, नागरिक लिखा हुआ है, तो नागरिक के जो अनुभाग हैं, ठीक है, वहां शब्द का अर्थ अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों मानना है, ना कि एक मानना है। ठीक है, तो देखो मीन्स बोथ माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी दोनों को मानना है, ना कि अकेले को मानना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था बाद में। ये आपका अनुच्छेद नंबर 30 लास्ट लिखो और फिर अगले वाला समझते हैं। इसमें एक ही लाइन है बस, यही, शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना व उनका प्रबंधन स्वयं देख सकते हैं। ये आपका आर्टिकल नंबर 30 है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 32 है, 31 है नहीं।
हो गया रे। क्या आ गया इस फोन में? कोई मैसेज आ रहा है? किसका आ रहा है? भाई का आ रहा है? देखो रे, अनुच्छेद नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहली बात, ये अधिकार नहीं होगा तो सरकार आपके जो पहले आप 30 तक पढ़ के आए हो वो किस सब अधिकारों को खा सकती है। ये वो अधिकार है जो उन सारे अधिकारों को सुरक्षा देता है। ठीक है, इस अधिकार की वजह से ही मूल अधिकार वास्तविक है रे। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो ये यदि उनको कोई रियल फॉर्म दी जाती है तो आपके आर्टिकल नंबर 32 की वजह से दी जाती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 है तब आपके मूल अधिकार हैं। यदि आर्टिकल नंबर 32 नहीं होगा तो सरकार जैसा चाहे बदलाव कर सकती है। ठीक है, अर्थात ये कौन सी विशेषता है सरकार की, ये संविधान की मूल ढांचे के अंतर्गत आती है, मेन फ्रेम में आती है। और मेन फ्रेम का प्रिंसिपल आपको मैंने बहुत बार बता दिया है कि केशवानंद भारतीवाद में 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का प्रोविजन दिया था और जिसमें यह कहा था कि सरकार या संसद किसी भी तरीके से मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है। तो अनुच्छेद 32 आपका कौन सी विशेषता है रे? जो आपके मूल ढांचे के अंतर्गत आती है ये। ठीक है, इसमें सरकार किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती है। इस अधिकार की जो अनुच्छेद 32 है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। आत्मा एंड हृदय ये कहा था कि आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये संविधान का आत्मा और क्या है रे? हृदय है। यदि ये है तो संविधान एग्जिस्ट करता है, अन्यथा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा देखो, तीन बातें हो गई है। मूल अधिकार को वास्तविक बनाता है, दूसरी बात मूल ढांचे के अंतर्गत आता है ये आर्टिकल, तीसरी बात इसे किसने कहा था आत्मा और हृदय? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा आर्टिकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार हृदय व आत्मा कहलाता है? तो अनुच्छेद 32। ठीक है, अब देखो रे, इसमें रिट जारी करने की शक्ति दी गई है और रिट होती है कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। इसमें रिट जारी करने की शक्तियां दी जाती हैं कि जब भी आपके मूल अधिकारों का हनन हो तो आप क्या करवा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करवा सकते हो। आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार यदि इसका संविधान का कोई संरक्षक है, उसको बचाने वाला यदि कोई भी है तो वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ये तो 5 लाइनें है इसकी। ठीक है, अब देखो जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे वो अब बनेंगे आगे वाले। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो अब तक मेनली जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ये आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 क्या है? आत्मा और हृदय, या उल्टा पूछ लेंगे उसको उठा के। और दूसरा, आर्टिकल नंबर 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जाएंगे रे? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब देखो, अब ढंग से एक चीज समझ लेना रे, बार बार नहीं आएगी ये। एक साइड लिख रहा हूं मैं अनुच्छेद 32 अर्थात सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और एक साइड लिख रहा हूं मैं आपका अनुच्छेद 226, ये है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, अब एक बात ढंग से समझ लेना कि कौन से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक इतनी बार आ चुका है कि कौन से की पावर ज्यादा है। अब सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा रे? सुप्रीम कोर्ट। तो क्या लगता है सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास। अपने को तो ये लगता है ना, जबकि होती नहीं है किसके पास? 226 के तहत हाई कोर्ट के पास है। कैसे है वो चीज समझो। अब देखो रे, ये रिट जारी करेगा तो कौन से आर्टिकल के तहत करेगा? 32 के तहत। ये रिट जारी करेगा तो कौन से के तहत करेगा? अनुच्छेद 226 के तहत। एक एक लाइन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये रिट जारी करता है हाईकोर्ट कौन से के तहत? 226 के तहत। ये जारी करता है 32 के तहत। 32 आपका क्या है रे? मूल अधिकार। 32 क्या है आपका? मूल अधिकार, अर्थात सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए मना नहीं कर सकता क्योंकि क्या आपका फंडामेंटल राइट्स है। अनुच्छेद 226 फंडामेंटल राइट्स है नहीं,
तो हाई कोर्ट को सही लगे तो रिट जारी करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, मना कर देगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट के पास मना करने की पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास मना करने की पावर नहीं है। कोई पूछ ले क्यों नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 32 क्या है, मूल अधिकार है, तो रिट जारी करना बाध्य है, उसके ऊपर बाध्यता नहीं है, वैधानिक है, करे तो करे, ना करे तो ना करे। ठीक, अब देखो अगला, ये केवल और केवल रिट जारी कर सकता है मूल अधिकार के ऊपर। यदि आपके फंडामेंटल राइट्स खा लिए हैं, सरकार ने हनन हो गया है किसी भी तरीके से, तो केवल और केवल रिट जारी होगी। केवल और केवल किसके ऊपर, मूल अधिकारों के ऊपर। यदि इसके अलावा सरकार ने आपका कुछ भी खा लिया है तो रिट जारी नहीं होगी। लेकिन अनुच्छेद 32 तो मूल अधिकार है ही नहीं, 226 तो, अर्थात यह मूल अधिकार प्लस आपको कोई अन्य अधिकार मिले हुए हैं, यदि उनका हनन हो गया है, ठीक है, कौन से अधिकारों का रे, अन्य अधिकार, जैसे मतदान करने का अधिकार आपको दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 326 या 27, निर्वाचन आयोग किसमें है फिर, हाँ ठीक है। तो मतदान करने का अधिकार यह आपका अधिकार है, यदि इसका हनन हो गया है तो रिट जारी कौन करेगा, हाई कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट। यह आपको अधिकार मिले हुए हैं, तो यह मूल अधिकार के ऊपर तो जारी कर सकता है। ये अन्य कोई कानून है जिसका हनन हो गया आपका, यदि उसकी रिट जारी करवानी है तो कौन करेगा, हाई कोर्ट। अर्थात इसके पास रिट जारी करने की शक्ति ज्यादा है, इसके पास क्या है, कम है। ये तो केवल और केवल किसके ऊपर करेगा, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। यह फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तो कर सकता है, इसके अलावा लॉ के तहत कोई अन्य रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशन बने हुए हैं, वो सरकार खा गई है आपके, ठीक है। तो उनका भी क्या कर सकता है, ये रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा देखो, ये तो केवल सामान्य परिस्थितियों में कर सकता है रिट जारी। अब समझाऊं कैसे, सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, अरे इमरजेंसी लगा दी, नेशनल इमरजेंसी लगा दी है सरकार ने, और सरकार ने नेशनल इमरजेंसी लगाते ही प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से एक आदेश जारी करवाया, बोले अनुच्छेद 32 मान्य नहीं है। जब तक इमरजेंसी लागू है तब तक अनुच्छेद 32 मान्य नहीं है। तो क्या इसके पास रिट जारी करने की शक्ति है, जब ये मान्य ही नहीं है तो ये रिट जारी नहीं कर सकता ना। अर्थात इमरजेंसी जब प्रोविजंस देश में अप्लाई हो जाते हैं तो सरकार ने यदि, देखो पहली बात तो 20 और 21 को तो खा ही नहीं सकते ये लोग, वो तो कंपलसरी है। लेकिन एक प्रोविजन नीचे ये लिखा हुआ है कि सरकार को ये लगता हो कि नहीं खाने जरूरी हो गए हैं, तो सरकार राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी करवा सकती है कि आप ये कह दीजिए कि ये फलाने फलाने अनुच्छेद जो आर्टिकल है मूल अधिकार में वो लागू नहीं है। और यदि 32 लागू नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो रिट जारी करने की शक्ति अब नहीं रही, ठीक है। अब रिट जारी करने के पास कौन बचा है, हाई कोर्ट, क्योंकि ये मूल अधिकार में आता नहीं। और इमरजेंसी में सरकार ये नहीं कह सकती कि इसके अलावा ये अधिकार मान्य नहीं है। अनुच्छेद 226 तो लागू ही रहेगा। अर्थात इमरजेंसी के समय भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो रिट जारी करने की शक्ति अब आपको समझ में आ गई होगी कि सर्वाधिक किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति नहीं है। हाँ, यदि आपको ये पूछ ले कि मूल अधिकार में यदि रिट जारी करने की सर्वाधिक शक्ति किसके पास है, तो वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि ये बाध्य है, ये मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं जारी करूंगा। वो तो उसके पास तो 26 बैठा है, 226, नहीं करूं तो नहीं करूं, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ये हैं। देखो पहला कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट 226, ठीक है। यह केवल और केवल मूल अधिकार पे, केवल और केवल मूल अधिकार के अलावा किसी के ऊपर रिट जारी नहीं करेगा। यह मूल अधिकार के अलावा कोई अन्य आपको अधिकार मिले हुए उनके ऊपर भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। इमरजेंसी के समय यदि अनुच्छेद 32 को हटा दिया गया है तो इसके पास रिट जारी करने की शक्ति अब नहीं है, ठीक है। और इसके पास रिट जारी करने की शक्ति है। इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अनुच्छेद 32 को हटा दिया गया है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कोर्ट रिट जारी कर सकता है, पहला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय या ग्राम न्यायालय। तो वहां आंसर क्या हो जाएगा आपका,
हाई कोर्ट, क्योंकि इसके अलावा दो, इनके अलावा तो किसी के पास शक्ति नहीं है रिट जारी करने की शक्ति। तो ये आपका अनुच्छेद 32 है। अब ये 5 प्रकार की रिटें कौन सी होती हैं इनको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इतना लिख दो, ठीक है, कि कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी अपने कब कब काम आती हैं। तो ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लिखने की स्पीड रखना, अनुच्छेद ये जहां तक समझा है ये पूरा लिखवाऊंगा। आपके पास 14 मिनट है लिखने के लिए। रिट, रिट आदेश मान सकता है एक तरीके से तो। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगी आपने इस व्यक्ति का क्या मूल अधिकार खाया है, खाइए तो बताइए, हमें व्याख्या कीजिए कैसे, क्यों, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई आपको। देखो सुप्रीम कोर्ट ना, एक केजरीवाल बहुत है, खतरनाक केजरीवाल है ये, समझे केजरीवाल का अर्थ। हाँ, केजरीवाल क्या बिना पेंदे का लोटा आदमी है। वो जो बात सुबह बोलता है वो शाम को बोलता है, मैंने तो बोली नहीं, सामने लाइव स्क्रीन चल रही है फिर ही बोलता है मैंने नहीं बोली, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो क्या एक कहानी है, सुप्रीम कोर्ट पहले ये बोल जाएगा, जैसे मान लो आज ये कह दिया कि हाँ मैं ये कार्य कर दूंगा, फिर 2 दिन बाद में आएगा ना ये कार्य तो गलत था, ये तो मैं नहीं करूंगा। तो इसके पास केजरीवाल बनने की शक्ति बहुत खतरनाक है। ये अपने पुराने फैसले क्या कर सकता है, बदल सकता है। और मैंने इसका आपको उदाहरण बताया था, एन के गोपालन केस और मेनका गांधी, जिसमें एन के गोपालन ने तो ये कहा था कि सरकार कैसा भी कानून बना दे हम मान लेंगे, लेकिन बाद में क्या कहते हैं ना, हमने पहले गलत बोल दिया था, हम गलत भूल गए थे पहले बोलना, ठीक है। मेनका गांधी बाद में ये कहते हैं ना हम पूरा नहीं मानेंगे, यदि हमें गलत लगा तो हम क्या कर देंगे, उसको खारिज कर देंगे। कौन से आर्टिकल में आए थे दोनों वाद, एन के गोपालन व मेनका गांधी वाद? आर्टिकल नंबर 20 या 21? 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21 बताओ। 21 में प्राण देह की स्वतंत्रता वाले में, जीने के अधिकार में, जहां अब तक 38 व्याख्याएं कर चुका है सुप्रीम कोर्ट कि एक व्यक्ति को जीने के लिए कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, वो सारे अब तक लिखे हुए हैं। हाँ, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था इन्होंने। हाँ रे, अब देखो ये 5 बातें और लिख दो इसके लिए। इस अनुच्छेद के अनुसार मूल अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, ये शक्ति देता है आपको न्यायालय में जाने की। इस अनुच्छेद की यह अनुच्छेद मूल विशेषता यानी मूल ढांचे में आता है, अतः इसे संविधान संशोधन से नहीं बदला जा सकता, ठीक है। मूल अधिकारों का रक्षक व गारंटी देने वाला कौन है आपका, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आता है रे बहुत बार कि मूल अधिकारों की गारंटी कौन देता है, तो ध्यान रखना संविधान नहीं देता, मूल अधिकारों की गारंटी कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, ठीक है। इसके अलावा यदि व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है रे, 5 प्रकार की। तुम लोगों तो लोग यदि घर पे नहीं पढ़ पाते हो ना जीके जीएस को रेगुलर, तो शाम को सोते टाइम है ना अपने वाले यूट्यूब को क्या करो आप 1.5 पे, या उससे ऊपर भी सुनती है तो 1.75 पे यदि आपको समझ में आता है तो, है ना। और क्लास को सुन लिया करो आप, आपका रिवीजन हो जाएगा। हाँ, डेली बेसिस कर दो आप।
आप शुरुआत कर दो केमिस्ट्री से, नीचे नीचे से शुरू करो केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से लेके अब तक सारी क्लास अपलोड होती हुई आ रही हैं, पहले वाली नहीं हुई है, फिजिक्स की अपलोड नहीं है। हैं? हाई कोर्ट है? खुद के हाई कोर्ट है? एक तो दिल्ली और जे एंड के। हाँ, और एक के और पास है शायद, पुडुचेरी के पास तो नहीं है। हाँ, और किसी के पास नहीं है, दो के पास ही है, दिल्ली और जे एंड के, दो ही हैं। क्योंकि पुडुचेरी तो शायद गोवा है, इसमें गोवा गुजरात इनके साथ ऐड है। सरकार की मर्जी है, अनुच्छेद 356 पावर देता है उनको। लिख लिया? हाँ रे, जल्दी करो जल्दी कर। हाँ, तो विधानसभा की पावर है जेएंडके के पास। तो जे फिलहाल देखो, मैं बताऊं, जब राष्ट्रपति शासन अप्लाई होता है ना, अरे ओए, एक क्वेश्चन सुनना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आज तक किसी एग्जाम वाले ने पूछा नहीं है, वो उनकी गलती है। यदि किसी स्टेट में प्रेसिडेंट शासन लग गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे उनकी विधानसभा है कौन, लेजिस्लेचर कौन है उस स्टेट की? जैसे मान लो राजस्थान है, कल राजस्थान में भजनलाल सरकार समाप्त हो जाए और राष्ट्रपति आदेश जारी कर दे कि यहाँ से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, अब मेरे को ये बताओ यहाँ की विधानसभा कौन है? संसद। ये खोपड़ी में बिठा लेना। जिस स्टेट में यदि प्रेसिडेंट फॉर्म गवर्नमेंट अप्लाई हो जाती है, वहां की लेजिस्लेचर का कार्य पार्लियामेंट करेगी। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आज तक एग्जाम में आया नहीं है, क्यों नहीं आया पता नहीं। हाँ रे, रिट जारी करने की शक्तियां उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के पास होती हैं रे, ठीक है। और उनमें क्या क्या अंतर है, वो अंतर अब चालू हो जाएंगे, तो ये अंतर जरूर लिखना आप, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा है कौन सा नहीं है। ये यहाँ कैसे आया रे, ये यहाँ नहीं आएगा। जो मैंने पहली लाइन बोली थी कि उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है, क्योंकि अनुच्छेद 32 हमारा क्या है रे, मूल अधिकार है। और उस साइड में लिखा हुआ है उच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 226 मूल अधिकार नहीं है। जो यहां से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ना, आपको मैं एक ही बात बताता हूं, सबसे बेहतरीन 3 क्वेश्चन बनते हैं अनुच्छेद 32 के। पहला, दोनों के आर्टिकल, उच्चतम उच्चतम न्यायालय कौन से के तहत रिट जारी करता है, और दूसरा ये किसके तहत जारी करता है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, रिट जारी कितनी की जाती है, 5, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था, आत्मा और हृदय, ठीक है। संविधान का आत्मा और हृदय कहा, ना कि मूल अधिकारों का कहा है। ध्यान रखना, कथन में यदि क्वेश्चन आया ना, मेरे जैसा टीचर हो तो मैं कथन में गलत करवा दूं। ये मैं लिखूं पहला मूल अधिकारों का आत्मा और हृदय है, और दूसरा लिखूं संविधान का आत्मा और हृदय है, ठीक है। तो ये मूल अधिकारों का नहीं है, किसका है, संविधान का है। हाँ, दोनों 5-5। अब आपको देखो, एक मेरे अपने यूपीएससी परी में एक क्वेश्चन आया था, परिरक्ष उसका प्रतिपेक्षण वाला, वो क्वेश्चन अब आपको समझ में आ जाएगा। वो एक रेट का क्वेश्चन आया था ना कि उसमें क्या किया जाता है, वो अब समझ में आ जाएगा आपको। फोन के नीचे कौन सा कागज लगा रखा है, कौन सा पेपर? तुम में से स्कूल में प्रार्थना पत्र किसने किसने लिखे हैं छुट्टी लेने के लिए, प्रार्थना पत्र? कि हमें, मैं बीमार हो गया हूँ, पेट में बहुत जोर का दर्द है, कहाँ कहाँ दर्द है पता नहीं, 2 दिन की छुट्टी दीजिए। आपका शायद धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिखा है।
ये लिख लिया, ये एक रह गया, लिख जल्दी लिख। और वो लेटर भी लिखेंगे क्या? वो तो आजकल जमाना ही गया। लिख दिया। ये आपके दो अंतर और है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ये दो और लिख दो। यहां तक आपको समझा दिया है, बाकी कल करेंगे, टाइम हो गया है। देखो सेकंड अंतर है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, अन्य मामलों में इसके पास शक्ति नहीं है। और यह उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के हनन के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है। और अगला है राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं यदि अनुच्छेद 32, ध्यान रखना, मूल अधिकार निलंबित होते हैं, लेकिन यदि कोई आदेश ऐसा जारी नहीं हुआ है जिसमें यह लिख दिया गया हो कि अनुच्छेद 32 खारिज हो गया है। मूल अधिकार निलंबित सारे हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है। इसके अलावा यदि आदेश जारी हुआ है कि 32 भी हो गया है तो सारे मान लिए जाएंगे, तो उस मामले में उच्चतम न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 225 को निलंबित नहीं किया जा सकता, इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय में भी रिट जारी कर सकता है। और ध्यान रखना, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी ना, तब 2-3 हाईकोर्ट थे जिन्होंने रिट जारी की थी। लेकिन दिक्कत क्या होता है, रिट तो जारी हो जाएगी लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति को पेश नहीं होने देता हाईकोर्ट में, और जब तक वो पेश नहीं होगा तो उसका मतलब कुछ निकलेगा नहीं रिट का। हाँ, रिट तो जारी हो जाती है, तो यहां तक लिख दो आप, बाकी बात करेंगे कल।